हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीपीसी का। माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता, योर मैथ्स एजुकेटर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर एंड 3D लेक्चर नंबर 4। तो पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन लिखना सीखा बेटा जी। स्ट्रेट लाइन की हमने फॉर्म देखी, पैरामेट्रिक फॉर्म देखी, फिर कार्टेशियन फॉर्म भी मैंने आपको समझा है, ठीक है ना। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक बार याद दिला देता हूँ, पिछले क्लास में मैंने आपको दो तरह से लाइन लिखना सिखाया था। एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, जहां पर A पॉइंट था जिससे लाइन पास कर रही है और B वेक्टर था जिसके पैरेलल है, और इसी को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया था x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। ठीक है ना बेटा। अब याद करके देखिए, यहां पर मैंने बोला था कि ये लाइन है जो x1 y1 z1 से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है जिसके कंपोनेंट्स a b एंड c है। ठीक है ना बेटा जी। तो चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3, 4, 5 एंड पैरेलल टू अ लाइन नॉट वेक्टर। बेटा जी वेक्टर नहीं दे रखा, क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है। ठीक है ना, एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल लाइन चाहिए जो 3, 4, 5 से पास करे। तो फंडा क्या है, फंडा सिंपल सा है। मान लीजिए एक काम करता हूं, रुको बेटा, हाँ मान लीजिए ये वो लाइन है जो गिवन है, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है ना। और अब इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए, देखो ना, पैरेलल टू दिस लाइन। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन हमको चाहिए, तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस है, ठीक है ना। इसके पैरेलल कितनी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइंस होंगी। उनमें से हमें वो वाला लाइन चाहिए जो किससे पास कर रहा है, 3, 4, 5 से। तो मान लीजिए ये वो लाइन है जो इसके पैरेलल है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3, 4, 5 से। कहां से पास कर रहा है बेटा जी, 3, 4, 5 से। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, कितना सिंपल है। मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको वेक्टर एंड 3D में लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आपको दो चीज चाहिए। दो चीज क्या चाहिए बेटा जी, पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो होगा एक पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है जो ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड थिंग जो आपको चाहिए वो चाहिए एक वेक्टर चाहिए होगा जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल। अब सोचो इसके पैरेलल तो वेक्टर नहीं दे रखा, लेकिन सोचिए इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है जो इसके पैरेलल है। तो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो यहां से जो वेक्टर बनेगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा बेटा जी। और वो वेक्टर क्या बनेगा जरा देखो, -3j प्लस के कैप। ये जो वेक्टर है जो मैंने लिखा है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, और गिवन लाइन जो लाइन हमको चाहिए उसके पैरेलल है। तो सोचो ना, ये वेक्टर हमें जो लाइन चाहिए उसके भी तो पैरेलल हो गया। तो बस बात बन गई बेटा जी, एक पॉइंट चाहिए था और एक इस लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए था। तो पैरेलल लाइन गिवन थी, उससे हमने वेक्टर ढूंढ लिया। अब वो वेक्टर और ये लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, और हम बड़े आराम से अब लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x -3 by -1 y -4 by -3 z -5 by 1। तो बेटा देखो क्या समझ में आता है, देखो लिख दी हमने लाइन। क्या समझ में आता है, जब भी किसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखना हो तो ये नीचे जो पोर्शन लिखा हुआ है वो एज इट इज ही रहेगा बेटा जी, ठीक है ना। जब पैरेलल लाइन लिखेंगे अपन एक्स वाई जेड तो एज इट इज रहेंगे, बस ये पॉइंट चेंज हो जाएगा जिससे लाइन पास कर रही होगी। ये देखिए वो लाइन आ गई जो 3, 4, 5 से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। अच्छा, इसको चाहो तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, r इक्वल टू पॉइंट जिससे लाइन पास करी है एंड दैट इज 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप, ठीक है ना। ये तो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, प्लस लैम्डा टाइम्स वो वेक्टर लिखना है जिसके लाइन पैरेलल है। दिख रहा है हमें i कैप -3j कैप प्लस k कैप। ये हो गया बेटा जी, काम खत्म। तो ये वेक्टर, सॉरी ये लाइन जो हमको चाहिए थी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दी और ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख दी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं फटाक से। हाँ बेटा जी, अगली चीज क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंफॉर्मेशन चेंज है, इस बार हमें एक लाइन चाहिए जो 2 पॉइंट से होकर पास कर रही है। वो दोनों पॉइंट हमको गिवन है। तो देखो मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आप भी लिख लीजिए साथ के साथ, पासिंग थ्रू
पॉइंट्स A and B. Simple. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमको चाहिए। ठीक है जी, मान लीजिए ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। ये तो पॉइंट ए हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है ना, ये हो गया पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब हमको ये लाइन चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों गिवन पॉइंट से पास हो रही है। तो पैनिक करने की जरूरत ही नहीं बेटा जी। मैंने क्या सिखाया, अगर आपको वेक्टर एंड 3D में लाइन लिखना है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, आपको दो गिवन है, आपको एक ही चाहिए था, मजा आ गया, ठीक है ना। साथ में आपको चाहिए होगा बेटा जी एक पैरेलल वेक्टर इस लाइन के, तो वो हम ढूंढ लेंगे। देखो कैसे, आप जानते हो ये लाइन है तो ये किसी ना किसी मूविंग पॉइंट का लोकस रही होगी। मूविंग पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, आर, पहले माना था, अभी भी मान रहा हूं, ठीक है ना। अब हो गई कहानी खत्म। यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो एक वेक्टर तो मैंने ये वाला बना लिया ए आर वेक्टर, और एक वेक्टर बना लिया ए बी वेक्टर। आपको मानना पड़ेगा कि जो ए आर वेक्टर है वो हमेशा पैरेलल है ए बी वेक्टर के। बस बेटा जी मजा आ गया, कहानी हो गई खत्म, ठीक है ना। और वैसे भी सोचो ना, एक लाइन लिखनी है तो एक तो पॉइंट मान लो, और इनसे बनने वाला वेक्टर बोलो इस लाइन के पैरेलल ही तो होगा ना, ए और बी से बनने वाला वेक्टर इस लाइन के तो पैरेलल होगा। बस कहानी हो गई खत्म। चलो डायरेक्ट लिख दो या फिर ऐसे लिख दो जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब इधर देखो, ए आर वेक्टर लिखो, आर माइनस ए पैरेलल है तो लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर लिखो, बी माइनस ए हो गया बेटा जी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। अरे दो पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये ले लीजिए, आ गया हमारे पास लाइन का इक्वेशन। कितना सिंपल है, आप ही देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है बेटा जी, कितना ज़्यादा सिंपल है। तो देखो बेटा, देखो सीधी और सिंपल सी बात है कि अगर हमें दो पॉइंट से होकर लाइन पास करवानी है तो कोई मुद्दा नहीं है, आप किसी एक पॉइंट से तो लाइन पास करती हुई दिखा दीजिए, ठीक है ना। और उन दोनों पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करके एक वेक्टर बना लीजिए जो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो हमेशा मैं क्या सिखाता हूँ, यहाँ तो पॉइंट लिखना होता है और यहाँ पर क्या लिखना होता है, एक वेक्टर लिखना होता है जो लाइन के पैरेलल हो। अब बताइए बी माइनस ए एक वेक्टर होगा, और आप जानते हो कि बी माइनस ए वेक्टर इस लाइन के पैरेलल ही तो होगा ना, तो बस बात बन गई, ठीक है ना। तो ये आ गई पैरामेट्रिक फॉर्म जहां पर लाइन दो पॉइंट से होकर पास कर रही है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात अगली, अब अगर इसी को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्वेश्चन क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बोले तो x1, y1, z1 एंड बी बोले तो x2, y2, z2। ठीक है जी बेटा जी, तो क्या करेंगे, बस वही क्या लिखेंगे सबसे पहले, x माइनस x1, मतलब क्या सिखाया था मैंने, एक तो पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो दिख ही रहा है, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो। मान लो मैं x1, y1, z1 ले रहा हूं, तो x माइनस x1 डिवाइड बाय x कंपोनेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन सा बनाया अपन ने, b माइनस a बनाया, मतलब दिस माइनस दिस बनाया। तो बताइए कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका, x2 माइनस x1। इसी तरीके से y माइनस y1 और यहां पर y2 माइनस y1, ऐसे ही z माइनस z1 और यहां पर आ जाएगा z2 माइनस z1। ये आ गई बेटा जी आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 से होकर पास कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा जी, ठीक है ना। तो देखो कितना इजी है, बड़े आराम से हम लाइन लिख सकते हैं। ये हो गई आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। और ये हो गई बेटा जी कार्टेशियन फॉर्म, जब लाइन दो पॉइंट से होकर पास करे, आपके पास इंफॉर्मेशन के तौर पर दो पॉइंट गिवन हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सब काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो आप वेक्टर बनाना सीख चुके हो, अगर दो पॉइंट आपको गिवन हो तो उससे पास होने वाली लाइन लिखना आप सीख चुके हो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास अब परेशानी होने वाली है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है बेटा जी, अज्यूमिंग अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है ना। अज्यूमिंग अ पॉइंट ऑन अ लाइन, एक लाइन पर पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं बेटा जी, ठीक है ना। एक लाइन पर पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, तो चलो पहले अपन थोड़ा सा 2D में चल के आते हैं, क्लास 11th में देख के आते हैं। देखो जैसे क्लास 11th की बात करूं, जैसे मान लो ये लाइन है,
ये लाइन है, और लाइन की इक्वेशन मान लो आपको दे दी x प्लस वाई इक्वल टू 1। याद करो 11th क्लास में ऐसे लाइन दी होती थी अपने को, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। और आपसे बोल दिया जाए कि इस लाइन पर एक पॉइंट ले लीजिए, तो या तो हम क्या ले लेते थे x1 कोमा y1 और बाद में यहां से वैल्यू पुट करते थे, या फिर देखो हम एक काम और करते थे, हम क्या करते थे x को अल्फा मान लेते थे, इसको अल्फा मान लिया x को, तो y क्या हो जाता था 1 माइनस अल्फा। देखो इस तरीके से पॉइंट अज्यूम करते थे या नहीं करते थे बेटा जी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जब हम ऐसा अज्यूम करते थे तो हम इसको बोलते थे कि हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट अज्यूम किया है। किस फॉर्म में पॉइंट अज्यूम किया है बेटा जी, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस बात को आप दिमाग में रख सकते हैं। देखो क्या किया, x को अल्फा मान लिया, तो देखो y क्या हो गया 1 माइनस अल्फा। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पर ही होगा, चाहो तो रख के देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा 1 माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 1, ठीक है जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहां पॉइंट अज्यूम करते थे। अब यहां पॉइंट अज्यूम करना है तो कैसे करेंगे, समझिएगा, बड़ा आसान है। अब जैसे मान लो आपको लाइन गिवन है x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। अब आपसे कहा जाए कि इस लाइन पर एक पॉइंट अज्यूम करना है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी अपने को पॉइंट अज्यूम करने की, टाइम पे कई बार पड़ती है, ठीक है ना, क्वेश्चंस करते वक्त। तो लाइन पर अगर पॉइंट अज्यूम करना है तो कैसे अज्यूम करें, जैसे मान लो इसी लाइन पर एक पॉइंट अज्यूम करना है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको इक्वल टू लैम्डा लिख दो, ठीक है। अब देखो पॉइंट कैसे अज्यूम होगा, ये लाइन है जी, ये लाइन है। अब मानिए ना मानिए कि ये जो लाइन थी वो एक मूविंग पॉइंट r, बोले तो x कोमा y कोमा z का लोकस थी। मतलब ये जो r है वो इस लाइन पर कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये कैसा पॉइंट है बेटा जी, मूविंग पॉइंट है। तो ये एक ऐसी चीज है जो लाइन पर कहीं पर भी जाने पे कैपेबल है, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट लाइन पर हर जगह है, हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट लाइन पर हर जगह है, ठीक है ना। तो फिर एक काम करते हैं ना, लाइन पर, इस लाइन पर पॉइंट ही तो मानना है ना। अब पता है हमें कि x, y, z इस लाइन पर हर कहीं है, तो फिर एक काम करते हैं ना, देखो बेटा जी एक काम करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर देते हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x1 प्लस a लैम्डा, y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस b लैम्डा, और z इक्वल टू आ जाएगा z1 प्लस c लैम्डा। तो आपके पास x कोमा y कोमा z आ गया, और ये आ गया x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा और z1 प्लस c लैम्डा। अब मैं क्या कहता हूं बेटा जी कि ये तो मूविंग पॉइंट है, ठीक है ना, और ये मूव किसकी वजह से कर रहा है, बताओ यहां पर कौन है जो इसको चेंज करवाएगा, कौन है यहां पर जो इसको चेंज करवाएगा, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा ना। यहां कौन है, देखो x1 फिक्स है, ये तो वो पॉइंट है x1, y1, z1 जिससे लाइन पास कर रही है। तो x1 फिक्स्ड है, a भी फिक्स्ड है, क्योंकि ये तो वो वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है, तो ये भी फिक्स्ड है। x1 फिक्स्ड, a फिक्स्ड, y1 फिक्स्ड, b फिक्स्ड, z1 फिक्स्ड, c फिक्स्ड। तो कौन है जो इसको चेंज कर रहा है, तभी तो ये चेंज होगा। तो बेटा जी वो लैम्बडा है जो चेंज होगा, क्योंकि याद करो लैम्बडा पैरामीटर था, लैम्बडा चेंज होगा तो ये पॉइंट अपनी जगह को बदलेगा, ये पॉइंट चेंज होगा। अभी यहां है, फिर उठकर यहां आ जाएगा लैम्बडा के बदलते हुए, यहां आएगा, फिर लैम्बडा बदलूंगा तो यहां से कहीं और चला जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा जी, लैम्बडा की वैल्यू पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्बडा की वैल्यू पर। अब बात को ढंग से सुनिएगा और समझिएगा, यहां पर दो सिनेरियो है, यहां से दो सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 1 ये है, इफ लैम्बडा अगर पैरामीटर ही रहे, अगर लैम्बडा मूविंग मतलब चेंज ही होता रहे, इन दैट केस x, y, z will be a moving point, a moving point on line। बोलो, हम बोल सकते हैं ना, अगर लैम्बडा पैरामीटर है तो x, y, z क्या रहेगा, एक मूविंग पॉइंट रहेगा, लेकिन किस पर, लाइन पर रहेगा, लाइन पर बेटा जी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहां कह दूं कि भाई चलो जी लैम्बडा को मैंने फिक्स कर दिया जी, अब अगर सोचो मैं लैम्बडा को फिक्स कर दूं तो अब मैं बोल सकता हूं देन x, y, z will be a fixed point
विल बी अ फिक्स पॉइंट ऑन लाइन। समझ गए बात को बेटा जी? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लैम्डा फिक्स्ड हो गया, x1 फिक्स था, a फिक्स था, y1 फिक्स था, b फिक्स था, z1 फिक्स था, c फिक्स था, और अगर लैम्डा भी फिक्स कर दिया मैंने, अगर लैम्डा को मैं फिक्स करता हूं, मानो लैम्डा की जगह 2 रख दिया मैंने, तो फिर बेटा जी ये एक फिक्स पॉइंट होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये फिक्स तो होगा, लेकिन अच्छी बात क्या है, ये अभी भी कहां पर होगा बेटा जी? लाइन पर, क्योंकि ये पॉइंट तो लैम्डा की हर वैल्यू के लिए कहां पर है बेटा जी? लाइन पर, चाहे वो फिक्स वैल्यू हो चाहे वो चेंज करती हुई वैल्यू हो, ठीक है ना? तो रहेगा तो ये लाइन पर ही। तो सोचो ना बेटा जी, अगर लैम्डा फिक्स्ड हो जाए तो ये जो पॉइंट है जो ऐसे डांस कर रहा है इस लाइन पे, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, ठीक है ना? कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। और अगर लैम्डा पैरामीटर ही रहे तो फिर ये इस पर डांस करता ही रहेगा, कभी यहां कभी यहां, लेकिन रहेगा हमेशा लाइन पर। तो ये एक पॉइंट हो गया ना बेटा जी, जो हमेशा लाइन पर है, चाहे वो लैम्डा फिक्स हो चाहे लैम्डा पैरामीटर हो। तो फिर हमें अगर लाइन पर पॉइंट अज्यूम करना है तो यही क्यों ना कर ले, क्योंकि x, y, z तो हमेशा लाइन पर है, ऑलवेज किस पर है बेटा जी? लाइन पर है। और हमें भी एक पॉइंट चाहिए जो लाइन पर रहे। अब जब हमें रुकवाना होगा तो हम लैम्डा को फिक्स कर देंगे, और हम चाहते हैं कि मूविंग ही रहे तो लैम्डा पैरामीटर रह जाएगा। तो जब भी लाइन पर पॉइंट मानना हो, जब भी इस लाइन पर अगर आपको पॉइंट अज्यूम करना हो, तो आप वो क्या पॉइंट क्या अज्यूम कर सकते हैं? x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। आप इस लाइन पर ये पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो जब भी पॉइंट अज्यूम करना हो तो ऐसे अज्यूम कर लो। मतलब एक तरह से हमने आर को ही पॉइंट अज्यूम किया है, देखो ना, आर को ही तो पॉइंट अज्यूम किया है, ठीक है ना? तो लाइन पर पॉइंट मानना है, ठीक है ना? आज के बाद आपको ये लाइन गिवन हो और इस पर पॉइंट अज्यूम करना हो तो आप तुरंत से क्या कर लिया करो, x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा, ऐसे मान लिया करो। अब आपको सर एक से ज्यादा पॉइंट अज्यूम करने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें म्यू ले लो, ठीक है ना? जैसे इसमें लैम्डा ले लिया, उसमें म्यू ले लो, उसमें लिख दो x1 प्लस म्यू a, y1 प्लस म्यू b। क्योंकि देखो बेटा जी, इस पॉइंट का लैम्डा अलग होगा, इस पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग होगी। तो इस पॉइंट के लिए आप चाहो तो फिर ऐसा कर लो, इसको लैम्डा 1 और इसको ले लो आप लैम्डा 2, ठीक है ना? क्योंकि हर पॉइंट के लिए पैरामीटर तो अलग अलग होगा ना, पैरामीटर की वैल्यू तो अलग अलग होगी, क्योंकि जैसे पॉइंट अपनी जगह बदलेगा तो लैम्डा को बदलना पड़ेगा, तो लैम्डा चेंज होगा तो पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी। तो हर जगह के लिए फिक्स थोड़ी है कि इस पॉइंट के लिए लैम्डा ले लिया तो वहां भी लैम्डा आएगा, नहीं, वहां पर फिर कोई म्यू लेना पड़ेगा, या फिर इसको लैम्डा 1 ले लो यहां पैरामीटर की वैल्यू को, वहां पैरामीटर की वैल्यू को लैम्डा 2 अज्यूम कर लो, जैसा कि हम 11th क्लास में करते थे। एक पॉइंट को अगर हम अल्फा कोमा 1 माइनस अल्फा मानते थे तो उसी लाइन पर दूसरा पॉइंट बीटा कोमा 1 माइनस बीटा, देखो हमने पैरामीटर की वैल्यू वहां चेंज की है नहीं की, पहले अल्फा थी फिर बीटा ले ली। तो वही काम अपने को यहां करना है। तो दिमाग में सेट रखो कि ये जो पॉइंट है वो हमेशा लाइन पर है, तो फिर लाइन पर अगर पॉइंट अज्यूम करना है तो क्यों ना यही कर लिया जाए, x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। अब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट अज्यूम करना हो तो देखो यहां हमने पॉइंट किसको अज्यूम किया, आर को ही किया, x, y, z को पॉइंट अज्यूम किया, तो वहां भी आर को ही हम पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। अब जैसे वहां पर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना? तो ये वो लाइन हो गई। अब इस पर पॉइंट मानना है तो हमने क्या, किसको पॉइंट माना है, आर को ही माना है, तो आर यहां तो सीधा ही दिख रहा है हमें। तो यहां अगर पॉइंट मानना है, जैसे मान लो कोई पॉइंट ए अज्यूम करना है तो आप उसको क्या अज्यूम कर सकते हो, ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना? अब लैम्डा फिक्स होगा तो ये यही रुक जाएगा, और लैम्डा पैरामीटर होगा तो ये अपनी जगह को चेंज कर सकता है। तो जब आपको इस लाइन पर पॉइंट अज्यूम करना हो तो आप सीधा सीधा क्या अज्यूम कर सकते हो, ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। अरे आर मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और वो हमेशा ही लाइन पर है ना। तो जैसे वहां पर आपने एक्स कोमा वाई कोमा जेड को पॉइंट अज्यूम कर लिया, वैसे यहां पे भी मतलब वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड कौन था, आर था, तो यहां पर आर कौन है, आर ये रहा, किसके इक्वल है, ए प्लस लैम्डा बी। तो इस लाइन पर अगर पॉइंट अज्यूम करना हो तो क्या अज्यूम कर लीजिए बेटा जी, ए प्लस लैम्डा बी। लैम्डा चेंज होता जाएगा, आप लाइन पर अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना? आपको एक से ज्यादा पॉइंट अज्यूम करने हो तो यहां वाले को लैम्डा 1 लिख दो, यहां एक और पॉइंट लेना है बी, तो यहां वाले को आप ले लो a प्लस लैम्डा 2b, ठीक है ना? और पॉइंट लेना हो तो a प्लस लैम्डा 3, ठीक है ना? पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते रहो, क्योंकि हर पॉइंट के लिए पैरामीटर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आने वाली है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी बात है जो समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर मैं आपको एक और जबरदस्त बात समझाना चाहता हूं, ठीक है ना? तो उसको समझिएगा। जबरदस्त बात क्या है वो समझिए कि कैसे आईआईटी में बच्चों को परेशान हैरान किया जाता है, उसको मैं और क्लियर कर देता हूं। उसके लिए मैं फिर से आपको 11th क्लास में लेके चल रहा हूं।
11th क्लास में जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स, क्या है? स्ट्रेट लाइन, हम सब लोग जानते हैं। एक हमने लिख दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या है? पैराबोला है, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, हम सब लोग जानते हैं इस बात को। अब क्या होता है ना, ये किसको शो कर रहा है? एक्स वाई के रिलेशन को, जो कि क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स, बोला जा रहा है कि y और x इक्वल है। अब क्या है ना बेटा जी, आप कहते हो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो फिर मैं कहता हूं कि यही क्यों है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब आप कहेंगे सर ये इक्वेशन थोड़ी, ये तो पॉइंट है। नहीं बेटा जी, ये भी इक्वेशन ही है। ये भी क्या है बेटा जी? इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बेटा जी देखो, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है ये एक पॉइंट है क्या? नहीं, मैंने टी को पैरामीटर बोला है, मतलब यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब इन पॉइंट अगर इसको ढंग से रीड करो तो आपको एक ही चीज नजर आ रही होगी, जो एक्स है वही वाई है, मतलब एक्स इक्वल टू वाई है। वहां भी तो यही बोला है आपने। अरे अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप किस रिलेशन का ग्राफ बना रहे हैं? एक्स इक्वल टू वाई का। तो आप ये लाइन खींच देंगे कि जी ये हो गई एक्स इक्वल टू वाई लाइन, ठीक है ना। मतलब आपने उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किए ना, जिसके लिए, जैसे ये पॉइंट है, इसका जो एक्स है वही वाई है, इसका जो एक्स है वही वाई है, इसका जो एक्स है वही वाई है। मतलब आपने सिर्फ वो पॉइंट, उस पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ की जहां पर एक्स और वाई इक्वल है। तो बेटा जी सोचो ना, ये क्या है? ये भी तो कलेक्शन उन्हीं पॉइंट्स का है, क्योंकि देखो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट टी है, वाई कोऑर्डिनेट भी टी है, ठीक है ना। अगर एक्स 5 है तो वाई भी 5 है, एक्स 6 है तो वाई भी 6 है। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, यहां पर आपको क्या मिलेगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उन सारे पॉइंट्स की खास बात क्या होगी? उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है ना। अच्छा ये भी तो आपको क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रे एक्स और वाई का रिलेशन क्या है यहां पर, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों इक्वल है, दोनों टी के इक्वल है और टी पैरामीटर है, मतलब यहां पर ये कोई एक पॉइंट तो है नहीं। अच्छा यहां टी फिक्स कर देता तो ये एक पॉइंट होता, तब हम नहीं बोलते ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमने यहां टी को पैरामीटर बोला, मतलब यहां टी बहुत सारी वैल्यू लेगा, ठीक है ना। और टी जब बहुत सारी वैल्यूज लेगा तो यहां पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। जब उन बहुत सारे पॉइंट्स को आप यहां पर लोकेट करोगे, यहां उन सारे पॉइंट्स को जब आप लोकेट करोगे तो आपको यही लाइन मिलेगी। जब उन सारे पॉइंट्स को लोकेट करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमने वही लाइन खींच दी। तो बेटा जी ये भी तरीका है इस लाइन को शो करने का, ये भी तरीका है इस लाइन को शो करने का। कई लोग तो ऐसे भी शो करते हैं। हाँ ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, टी पैरामीटर है जी, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्यों? ये भी वही बता रहा है कि एक्स टी है वाई टी है, मतलब ये भी वही कर रहा है कि एक्स और वाई दोनों इक्वल है। तो बेटा जी एक तो होता है डायरेक्ट बता दिया कि भैया एक्स और वाई इक्वल है, डायरेक्ट ही बता दिया सीधा मुंह पर कि भैया एक्स इक्वल टू वाई है। एक है थोड़ा शर्मिला नेचर है, एक्स टी है वाई टी है, तो सामने वाला आपको गाली देगा, बोलेगा सीधा ही बोलना कि एक्स और वाई इक्वल है। हमने पूछा तुझे एक्स और वाई के बारे में, तू किसी तीसरे आदमी की हेल्प लेके बता रहा है, कोई टी है उसके बराबर बता रहा है कि ये भी उसके बराबर है और वो भी उसके बराबर है, और हम पूछ रहे हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो सीधा क्यों नहीं बता रहा कि ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो शर्मिला लेक्चरर सीधा नहीं बोलता, मुंह पे नहीं बोलता, मुंह फटात भी नहीं है, तो क्या करे, ठीक है ना। थोड़ी तमीज है एटिकेट से, तो सीधा मुंह पे नहीं बोला जाता, ठीक है ना, बदतमीजी के साथ बात नहीं की जाती। तो यहां पर उस इनडायरेक्ट बताया जा रहा है कि एक्स और वाई क्या है? इक्वल। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो भी यही लाइन आएगी, इसका बनाओगे तो भी ये लाइन आएगी, इसका बनाओगे तो भी ये लाइन आएगी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये जो ग्राफिकल, अच्छा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें दिक्कत क्या है? रिप्रेजेंट करने के तरीके कई हो सकते हैं, उनका मीनिंग समझना जरूरी है। सब एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू वाई है जी, ये भी यही कह रहा है एक्स इक्वल टू वाई है, ये भी कह रहा है एक्स इक्वल टू वाई है, ये भी कह रहा है एक्स इक्वल टू वाई है, और ये भी कह रहा है एक्स इक्वल टू वाई है। तो सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबका सब आपको फाइनली एक ही पिक्चर बना के देगा, और वो होगी एक स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या होगा बेटा जी? एक स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना। सेम सिनेरियो यहां पर है। अब इसकी पिक्चर बनाओ तो आप कहोगे सर ये तो पैराबोला है जी ऐसा, ठीक है ना, ये तो पैराबोला है जी ऐसा, ठीक है ना। तो कोई ऐसे लिख देता है एक्स और वाई का रिलेशन भी कि भैया एक्स को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वाई है उसके स्क्वायर के इक्वल वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। इस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया इस चीज को, इस रिलेशन को शो करने का। कुछ लोग इसको ऐसे भी शो कर देते हैं 80 स्क्वायर कोमा 280, और टी को पैरामीटर बोल देते हैं। अब आप सोचो
अब आप सोचो ये एक पॉइंट है क्या? नहीं जी, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्योंकि टी पैरामीटर है, टी बदलता जाएगा, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे, आप उनको लोकेट करते जाएंगे। फाइनली जब लोकेट करके आप कंप्लीट होगे तो आपको यही शेप नजर आएगी, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार ये तो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन क्या होती है? पैराबोला क्या होता है? कोई भी कर्व क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। कोई भी कर्व है वो क्या है? कलेक्शन ही तो है पॉइंट्स का। आपने 11th क्लास, सॉरी आपने 11th से भी छोटी वाली क्लास में बात करूं, जब आपने पहली बार कोई कर्व बनाया था तो आपको सर ने ये सिखाया था कि भैया ग्राफ पेपर लो, उस पर पॉइंट लोकेट करते जाओ, एक टेबल बनाते थे एक्स वाई और पॉइंट लोकेट करते जाते थे, फिर उनको ज्वाइन कर देते, फिर बोलते सर ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये तो क्या है? तो आपने क्या किया? पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन किया और फिर उससे कर्व बनाए। हर चीज ऐसे बनती है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बनती है। अब ये क्या है? ये कोई एक पॉइंट थोड़ी है। अगर एक पॉइंट होता तो मैं इसको पॉइंट बोलता, अगर ये एक ही पॉइंट होता, जैसे 1,2 ही लिखा होता, तो ये सिंगल पॉइंट है। लेकिन ये एक पॉइंट थोड़ी है, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है, और जो इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है वो कर्व होता है। और ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा ही बनेगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चाहे ये लिखो तो पैराबोला, ये बोलो तो पैराबोला, ये बोलो तो पैराबोला, बेटा जी इनमें कोई फर्क नहीं है। और ऐसा बोलो तो भी पैराबोला। हाँ, ये पॉइंट होता अगर टी फिक्स होता तो ये पॉइंट ही बोलता मैं। लेकिन टी अगर पैरामीटर है तो ये पॉइंट नहीं है बेटा जी, ये तो फिर कर्व है। ये तो फिर क्या है बेटा जी? कर्व है, ठीक है ना। ये पॉइंट नहीं हुआ, फिर तो ये कर्व हो गया बेटा, ठीक है ना। बात को समझिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। अब आईआईटी कैसे उल्लू बनाता है उस पर बात करते हैं। देखो आईआईटी क्या करेगा, जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन है, ऐसे लिख के दे देगा, तब तो कोई आपको दिक्कत आने वाली है ही नहीं है। आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन वो इतना आसानी से आपको लिख के देगा नहीं। ऐसे लिख के देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन है जी, वो कई बार ऐसे लिख के देगा, बोलेगा एक लाइन है, और देखो कैसे लिखेगा, जैसे अभी थी y इक्वल टू एक्स, तो x को भी t लिख दिया और y को भी t लिख दिया, इन सबको t मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो x भी t y भी t, ठीक है ना। x और y को तो लिखा यहाँ पर, इस x और y के बारे में तो लिखा, फिर आपने ऐसा लिखा x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी, तो फिर से x और y के बारे में तो लिखा। तो इसलिए क्या किया, इक्वल टू तो लैम्डा माना, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड निकाल लिया और एक्स वाई जेड को ऐसे लिख दिया, ये एक्स लिख दिया, ये वाई लिख दिया और ये जेड लिख दिया, ठीक है ना। जैसे यहां पर लिखा ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, वैसे यहां लिख दिया। और फिर बोलेगा वो, पता है एग्जाम में क्या बोलेगा, बोलेगा अ स्ट्रेट लाइन, और ये लिख देगा। अब वहां बैठ के आप मुझे गालियां दोगे कि यार ये क्या है, पीछे बोला था ये पॉइंट है, पीछे ने बोला था लाइन पे पॉइंट मारना है तो वो ये है, और ये तो स्ट्रेट लाइन बोल रहा है। हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि वो आगे लिख के देगा कि लैम्डा क्या है, फिक्स लिख के देगा तो पॉइंट है ही, ठीक है ना। और वो अगर आगे लिख के देगा, वो आपको कि लैम्डा, जहां बोलेगा वेयर लैम्डा इज पैरामीटर, ठीक है ना। अब सोचो लैम्डा पैरामीटर है तो ये एक पॉइंट हुआ या इनफाइनाइट पॉइंट्स हुए, एक पॉइंट हुआ या इनफाइनाइट पॉइंट्स हुए। आप कहेंगे सर ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, बार बार बदलेंगे तो बार बार हमें नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। और जब हमें जब हमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट नजर आता है, जब हमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट नजर आता है तो फिर वो एक पॉइंट होता है या कर्व होता है बेटा जी, वो तो कर्व होता है, ठीक है ना। तो बताइए बेटा जी ये लाइन हो गई या नहीं हुई। अच्छा अब एक चीज इंटरेस्टिंग, अगर आपको किसी की भी असलियत पता करनी है, जैसे ये है, हम कह रहे हैं ये कर्व है, क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, क्योंकि टी पैरामीटर है। अब आपको असलियत पता करना है कि एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन क्या है, तो इस पैरामीटर को एलिमिनेट करवा दिया करो। पैरामीटर एलिमिनेट होते ही आपको ओरिजिनल रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे 80 स्क्वायर, ये तो x है, और 280 क्या है बेटा जी, यहां पर y है। तो मैं ये कहता हूं कि इस पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो, आपको एक्चुअल रिलेशन नजर आ जाएगा x और y का। तो पैरामीटर कैसे एलिमिनेट होगा, यहां से t निकाल कर यहां पुट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और उधर रह गया क्या बेटा जी x, अरे y उठाकर यहां से t निकाला और इधर पुट कर दिया। अब जरा देखो, एक a तो कैंसिल हो गया, और ये देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही आ गया ना। अब यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है। अब आपके सामने आपको समझ तो आ गया कि यार ये कोई लाइन, ये कोई पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि लैम्डा पैरामीटर इसका मतलब ये पॉइंट तो नहीं है, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स है, इसका मतलब ये कोई कर्व है। अब ये कर्व है कौन सा, ये पता करना है, तो आप क्या कीजिए, पैरामीटर कौन है, लैम्डा, उसको एलिमिनेट करने का जुगाड़ कीजिए। तो ये तो एक्स है ही, ये वाई है ही, और ये जेड है ही। अब एलिमिनेशन कैसे होगा लैम्डा का, बड़ा इजी है,
इसको उठाओ, इधर लाओ, ए से डिवाइड करो, और ये तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे, लैम्डा के, और फाइनली आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी लाइन को लिखने का तरीका है, ये भी लाइन को लिखने का तरीका है। इसी लाइन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। ठीक है ना। तो दोनों एक ही चीज है, दिमाग में सेट करो। ये भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी, लाइन को। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे बेटा जी। ठीक है। अब जरा इधर देखो नेक्स्ट। अब जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाए, ऐसा दिया है, तब तो हमें बहुत आराम समझ में आ रहा है। तो कई बार वो बोलता है कि एक लाइन है L इक्वल टू दिस, फिर बोलेंगे एक लाइन है L इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। अब बताओ घबराने की जरूरत है क्या? तुरंत ही समझ गए ना आप कि लैम्डा को यहां पैरामीटर बोल रखा है, तो ये कोई और नहीं, ये लाइन ही है। तो इस तरीके से लिख दे लाइन को, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से लिख दे तब तो आप बिल्कुल नहीं डरने वाले, मुझे पता है। इस तरीके से तो आपको बिल्कुल बढ़िया से दिमाग में सेट हो गया है। ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको बेटा जी। ठीक है। अच्छा, इसमें तो और भी ज्यादा कांड करता है, इसमें तो और भी ज्यादा पंगे करते हैं। कैसे पंगे करते हैं वो देखो। जैसे मान लो कोई लाइन लिखी हुई है 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। अब पता ये क्या करते हैं बेटा जी, ऐसा लिख के दे तो भी हमें समझ में आ जाता है, अच्छा 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 ये लाइन है जी, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी है जी। ठीक है ना। तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि अच्छा ये तो लाइन है जी। लेकिन ये बताए और क्या कारस्ता नहीं करते। जैसे मान लो इस टाइप की कोई लाइन होती है ना, उसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख के देंगे। इसको और सिंप्लीफाई करके दे देते हैं, और बच्चा सोचता रहता है कि ये क्या हो रहा है। ये देखो, अब क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे अ स्ट्रेट लाइन, बोलेंगे अ स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे ये कौन सी स्ट्रेट लाइन आ गई, ये तो वेक्टर है। अब देखेंगे यार ये तो वेक्टर लिखा है आई जे के, आप तो ये सोचेंगे ना अ स्ट्रेट लाइन, और फिर ये लिख के दे देंगे। आप तुरंत समझ जाना कि कुछ नहीं है जी, ये देखो लैम्डा पैरामीटर, हाँ लैम्डा को जरूर पैरामीटर बोलेगा। आप तुरंत समझ जाना कि ये लगातार चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये कोई पॉइंट रहा होगा आर, और याद करो आर तो पॉइंट ही था, और लैम्डा अगर लगातार चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट मूविंग है और इसका कोई ना कोई पाथ है, और इसका मतलब कोई ना कोई लोकस है इसका। बस आपको वही आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, आई अलग कर लेना, जे अलग और के अलग, और लैम्डा वाले टर्म्स को अलग। आपको तुरंत ये वाली फॉर्म नजर आ जाएगी। यही नहीं करते बेटा जी, ऐसे भी लिख के देते हैं लाइन 3 माइनस टी, लैम्डा नहीं लिखेंगे टी लिखेंगे आपको परेशान करने के लिए। 4 माइनस 2t 5 माइनस 3t, ऐसे लिख के देंगे। अब आप सोचेंगे ये कौन सी लाइन आ गई, ये तो पॉइंट है। लेकिन अब आप नहीं फंसेंगे, मुझे पता है क्यों नहीं फंसेंगे, क्योंकि टी पैरामीटर जैसे देखेंगे आप, जैसे देखेंगे टी को पैरामीटर बोल रखा है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगर टी पैरामीटर है तो ये एक सिंगल पॉइंट नहीं है, ये एक सिंगल पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, ये सिंगल पॉइंट नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये एक मूविंग पॉइंट है, इसका कोई ना कोई पाथ होगा, और उस पाथ का पता तभी चलेगा जब हम टी को एलिमिनेट करके देखेंगे। तो आप इसको x लिख देना, इसको y लिख देना, इसको z लिख देना, और आप एलिमिनेट करके देखना टी को। जैसे मान लो इसको x लिख दिया आपने, इसको y लिख दिया आपने, तो देखो एलिमिनेट, अच्छा इसे z भी लिख लेना। एलिमिनेट कैसे होगा, x माइनस 3 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू, ये तो t हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 4 डिवाइड बाई -2, ये भी t हो जाएगा। तो आप देखेंगे t को एलिमिनेट करना है तो दिस इक्वल टू दिस हो गया जी। ठीक है ना, और तुरंत समझ जाओगे। इसी तरह z वाला भी आएगा तो तुम समझ जाओगे अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है जो 3, 4, 5 से पास कर रही है, और -i माइनस 2j माइनस 3k वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है ना, तुरंत ही आप समझ जाओगे। तो आप इन फॉर्म से घबराइएगा मत, ऐसे आपको उल्लू बनाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको चीजों को समझना है। ठीक है ना, टी पैरामीटर बोला तो आपको तुरंत समझना है कि ये एक पॉइंट नहीं है, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और ये मतलब कोई ना कोई मूविंग पॉइंट है। इसका मतलब क्योंकि टी अगर पैरामीटर है तो ये मूविंग पॉइंट है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई पाथ होगा, उस पाथ को आइडेंटिफाई करना है। तो हमें टी को एलिमिनेट करके देखना पड़ेगा। जैसे एलिमिनेट करके देखोगे आपके सामने कर्व आ जाएगा, और आप बड़े आराम से, अच्छा ये चीज आप कोऑर्डिनेट में भी इस्तेमाल करते थे, और इसलिए रिवीजन के हिसाब से मैंने दोबारा आपको समझा है। ठीक है ना, चलिए अगला काम करते हैं, और वो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है ना, 2 लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता किया जाता है। तो चला इधर देखो बेटा जी, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, दैट इज r इक्वल टू a प्लस
लैम्डा बी, ठीक है ना, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन सी प्लस म्यू डी, ठीक है ना, ये दोनों लाइंस हैं और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे पता करना है, तो कैसे पता करूं, तो आप गौर करके देखो बेटा जी, ये जो लाइन है इस पर हम एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, ओ नॉट पी, कोई पॉइंट ए ले लेता हूं, ठीक है ना, एंड दैट इज ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना। अब सोचो ये a प्लस लैम्डा बी इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, लैम्डा को बदलता जाऊंगा, ये इस लाइन पर अलग, अरे अभी बताया ना पॉइंट कैसे जूम करते लाइन पर, ये पॉइंट जूम कर लिया और लैम्डा को बदलूंगा तो ये पॉइंट इस लाइन पर इधर उधर मूव करता रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इस लाइन पर भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं, एंड दैट इज सी प्लस म्यू डी। अब आप सोचिए ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी मूव कर सकता है तो कभी ना कभी पी पर भी आएगा, और ये पॉइंट अगर इस लाइन पर कहीं भी मूव कर सकता है तो कभी ना कभी ये भी पी पर आएगा, तो मैं बोल सकता हूं एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट ए प्लस लैम्डा बी इक्वल हो जाएगा बेटा जी सी प्लस म्यू डी के। बोलो ना, इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये यहां होगा, अरे इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, ये यहां आया, ये यहां आया, और दोनों क्या हो गए इक्वल। इंटरसेक्शन पॉइंट पर बताइए इन दोनों का वैल्यू, अरे ये मूविंग पॉइंट है, घूम रहा है इधर, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, ये भी यहां आ रहा होगा और ये भी यहां आ रहा होगा, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस हो गई कहानी खत्म बेटा जी। इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, ए प्लस लैम्डा बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी प्लस म्यू डी के। अब यहां से आप दिमाग लगाकर लैम्डा और म्यू फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बेटा जी, लैम्डा और म्यू, और उसको उठाकर यहां रख देंगे। अब लैम्डा की कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी, म्यू की भी कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी, और जैसे फिक्स वैल्यू इसमें पुट करोगे, ठीक है ना, ये पॉइंट यहां से चलता हुआ सीधा कहां पर आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। क्योंकि अगर लैम्डा फिक्स कर दिया तो ये एक फिक्स पॉइंट होगा, और जिस जगह का लैम्डा आपने फाइंड किया है वहां उस जगह पर ये पॉइंट अपने आप पहुंच जाएगा, और यही काम म्यू के साथ होगा। इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो तो ये नहीं सिर्फ एक में पुट करके देख लिया, आप दूसरे में पुट करके देखा करो बेटा जी, ठीक है ना। कई बार लफड़ा हो जाता है, क्यों क्योंकि बेटा जी अब ये 2D नहीं है, ये 3D है। अगर लाइन नॉन पैरेलल है तो भी जरूरी नहीं है इंटरसेक्टिंग हो, क्यों, क्योंकि अब वो डिफरेंट प्लेन में भी हो सकती है बेटा। अब तक तो एक ही प्लेन में थी, एक ही प्लेन में थी तो दो ही काम होगा, या तो पैरेलल होगी या नॉन पैरेलल होगी, और नॉन पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अब सोचो ये लाइन ऐसे है मान लो, और ये लाइन ऐसी है, ठीक है ना। अब आप देखिए बेटा जी, इसकी डायरेक्शन इधर लाइन की, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये पैरेलल तो नहीं है, ये पैरेलल तो नहीं। चलो ऐसा ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे। अब बताओ बेटा जी, ये तो पैरेलल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मान लो एक लाइन इस प्लेन में है और एक लाइन इस प्लेन में है, ठीक है ना। तो अब जरूरी थोड़ी जैसे ये लाइन गई, एक लाइन ये गई, अब जरूरी थोड़ी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट प्लेन में भी हो सकती है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, लैम्डा म्यू निकालिएगा और इनमें पुट कर दीजिएगा। आपका इंटरसेक्शन पॉइंट में लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि लैम्डा और म्यू आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा जो P है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, P, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a प्लस लैम्डा, मान लो ये वैल्यू क्या आ गई लैम्डा 1 और ये वैल्यू क्या आ गई म्यू 1, लैम्डा 1 b, या फिर आप बोल सकते हो यही P आपका क्या हो जाएगा C प्लस म्यू 1 d। दोनों सेम होने चाहिए, दोनों अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो इसको और इसको इक्वल कर देना, सॉल्व कर लेना, लैम्डा म्यू आ जाएगा, पुट कर देना, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाल परेशान कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, कटवाएंगे बेटा जी, कटवाएंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं बेटा जी। अच्छा, आपके सामने ये प्रॉब्लम है। अब आपसे कहा गया है कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को चाहिए बेटा जी। तो जरा इधर सुनिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट तो फाइंड करेंगे बेटा, लेकिन पहले इनको थोड़ा तमीज से लिखें, क्योंकि मुझे ये दोनों लाइंस थोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही है। देखो ना, ये बड़ा अजीब सा है
और ये तो और भी अजीब सा है, पता नहीं यहाँ कोई फ्रैक्चर हो रखा है, क्या हो रखा है, इक्वल ही लगा रखा, ये कॉमा टाइप का कुछ लगा रखा है, क्या सीन है। तो पहले तो इनको तमीज से लिखना सीखते हैं। तो फर्स्ट लाइन को लेके आओ बेटा जी, वो लिखा हुआ 6x - 2 3y + 1 2z - 2। अब लोग अगर आप बुरा ना माने तो एक 6 कॉमन ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा x - 1/3 डिवाइड बाय 1/6। देखो 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 क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, 6 कॉमन लिया और 6 को नीचे ले गया। अब देखो प्रॉपर फॉर्म बन गई ना, x - x1/a। क्या x का कोफिशिएंट 1 होगा तभी आपको सारी पिक्चर ढंग से क्लियर होगी। इसी तरीके से यहाँ 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा y + 1/3 और ये हो जाएगा 1/3 नीचे। अब एक बार 6 को ऊपर लेके जाकर चेक कर सकते हो कि जो हमको चाहिए वैसा ही कुछ आ गया है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट 2 कॉमन ले लो। अब अगर 2 कॉमन लेते हो आप तो यह हो जाएगा z - 1 बाय, अच्छा 2 कॉमन ले लिया तो मैं यहां से हटा देता हूं ना इसको, ये हो जाएगा 1/2। अब अगर आप बुरा ना माने बेटा तो क्यों ना मैं इधर तीनों को, अरे इक्वल 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 लगा रखा है तो तीनों को क्यों ना मैं एक 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 1/6 1/3 इनका लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी, किससे, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो तीनों को 6 से, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आ जाएगा 1, ओके, यहां आ जाएगा 2। अब आप कहेंगे सर वेक्टर ही चेंज हो गया, अरे हो गया होगा, लेकिन हमें लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो पॉइंट चाहिए होता है, वो तो वही है, और एक वेक्टर चाहिए होता है जो लाइन के पैरेलल हो। अब अगर 1/6 1/3 1/2 लाइन के पैरेलल था तो ये भी तो लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि जब भी हम स्केलर से वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नया वेक्टर मिलता है वो पुराने वाले वेक्टर के पैरेलल ही तो होता है ना। ये अगर a वेक्टर है तो 2a वेक्टर भी तो इसके पैरेलल होगा, तो 6a वेक्टर भी तो इसी के पैरेलल होगा। तो ये अगर लाइन के पैरेलल था तो ये भी लाइन के पैरेलल और ये भी लाइन के पैरेलल, तो क्या फर्क पड़ गया जी, कर सकते हैं ना ऐसा काम। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है, ओके ऐसे लिख लिया। अब आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे अपन। तो यहां पर लिख सकते हो r = 1/3, क्या लिख सकते हो, r = 1/3, पॉइंट लिखेंगे ना पहले बेटा, -1/3 i कैप, सॉरी, ये तो पॉइंट लिख दिया, लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या लिख सकते हैं, i + 2j + 3k, ठीक है बेटा। ये तो फर्स्ट लाइन होगी, प्रॉपर फॉर्म में आ गई फर्स्ट लाइन। अब ऐसा ही काम हमें सेकंड लाइन के साथ करना है। चलो सेकंड लाइन दिख रहा है आपको बेटा जी, x - 2/2 x - 2/2 2y - 5/3 और इसी तरीके से क्या है, ओफ इक्वल नहीं है, कोई फ्रैक्चर टाइप हो रहा है वहां पर बेटा जी, कॉमा z = -1, देखो ना, हाँ। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसी लाइन है, ऐसी लाइन तो आपने बताई नहीं। अरे बेटा बताइए है, ठीक है ना, देखो समझो, ऐसी लाइन भी मैंने आपको बताई है। क्या है फंडा, उसको देखो बेटा। अब करना क्या है, इसको देखो, पहले तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x - 2/2, थोड़ा सा इसको भी तमीज से लिख लेते हैं, y - 5/2 डिवाइड बाय 3/2, ओके। अब ये अलग से क्यों लिखा हुआ है इसको मैं समझाता हूं। याद करो लाइन जब हमने लिखी थी तो हमने जब कंपेयर किया था दोनों तरफ, तो हमारे पास शुरुआत में आया था x = x1 + a लैम्डा, y = y1 + b लैम्डा एंड z = z1 + c लैम्डा, ऐसा ही आया था बेटा जी। अब ये अलग से क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। फिर हमने क्या किया था, इसको इधर शिफ्ट किया, फिर a से डिवाइड किया तो लैम्डा आ गया, इसको इधर शिफ्ट किया, b से डिवाइड किया तो लैम्डा आ गया, इसको इधर शिफ्ट किया, c से डिवाइड किया, लैम्डा आ गया। अब हुआ क्या है कि ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इश्यू क्या है उसको समझिए। इश्यू ये हो गया कि हो सकता है, नहीं ऐसा ही हुआ है कि देखो यहां पर लिखा हुआ है z = देखो इन दोनों को तो मैंने इक्वल करके लिख दिया, लेकिन इसको इक्वल करके नहीं लिख पाए। इसका कारण क्या रहा होगा कि z - 1 आया, इसका मतलब यहां पर लफड़ा क्या है
यहां पर लैम्डा वाली टर्म गायब है, और इसका कारण यह है कि ये जो सी है, जो वेक्टर का जेड कंपोनेंट है, जो पैरेलल वेक्टर उसका जेड कंपोनेंट 0 रहा होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में सीन ये है, ये जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में ये है बेटा जी। अब आप क्या करेंगे, 1 को उठा के इधर लाएंगे और आप 0 से डिवाइड मारेंगे और फिर उसको लैम्डा लिखेंगे और फिर इनके इक्वल लिखेंगे, तो बड़ा अजीब सा साउंड करेगा। आप कहेंगे सर आपने तो मना किया था कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और अब आप अगर मैं यहां पर इस लाइन को ऐसा लिख देता तो आप चीखते चिल्लाते मुझ पर, जबकि असली सीन तो यही है बेटा जी, असली सीन तो यही है, ठीक है ना। और देखो इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा के इक्वल हो गया, ये लैम्डा के इक्वल हो गया। यहां दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि इनके जो कंपोनेंट्स थे वो 0 नहीं थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो लैम्डा के साथ वाली टर्म है, अब सोचो ना एक्चुअल सीन तो यही तो है ये। अब इन दोनों को ढंग से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर Z1 तो नजर आ रहा है लेकिन सी लैम्डा में लैम्डा गायब, वो लैम्डा वाली टर्म गायब है यहां पर, और वो इसलिए गायब है क्योंकि सी 0 रहा होगा। अब इस तरीके से लिखता हूं तो आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया, ठीक है ना। वैसे तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि अपन कोई डिवाइड नहीं करने वाले यहां पर, बस ये शो कर रहा है यहां पर कि भैया जो जेड कंपोनेंट है पैरेलल वेक्टर का वो 0 है, जेड कंपोनेंट पैरेलल वेक्टर का 0 है। सिर्फ ये शो करने के लिए, मतलब अगर सिर्फ ऐसा मानो तो फिर मैं ऐसा लिखता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा। तो असली सीन ये है कि उसका जेड कंपोनेंट 0 हो गया होगा, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने अलग से इसको इस तरीके से लिख दिया क्योंकि उनके पास ये कन्वर्ट करने की फैसिलिटी ही नहीं थी बेटा जी, ठीक है ना। तो अब जरा इधर देखो, तो फाइनली आपके कहने पे मैंने ऐसा लिख दिया, और अब इस लाइन को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, r इक्वल टू, देखो क्या लिखोगे, 2i, क्या लिख सकते हो, 2i प्लस 5/2 j माइनस k प्लस, अब लैम्डा नहीं म्यू लेंगे, लैम्डा वहां ले लिया ना, 2i प्लस 3/2 j, k गैप तो 0 है ही बेटा जी। तो ये हो गई आपके पास लाइन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, इस लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। आप करके लाएंगे और फिर अगली क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये काम करके लाएंगे बेटा जी, ठीक है ना, और मैं उम्मीद करता हूं कर लाएंगे। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को इक्वेट करना है और दोनों तरफ वेक्टर कंपेयर करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। जिस किसी भी निकाल लो उसको पुट कर दो, आपके पास वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो मुझे आपको सिखानी थी, और वो ये थी कि इस तरीके से गिवन हो तो उसको किस तरीके से प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस तरीके से गिवन हो, ऐसे फैक्चर अलग से लगा पड़ा हो, तो उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि वो एक्चुअल में हुआ क्या है, कि वहां पर कंपोनेंट 0 हो गया होगा पैरेलल वेक्टर का, तो हम इसके साथ उसको लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर लिखते हैं इसके साथ तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और ये कई लोगों को पछता नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अच्छा लगता नहीं है बेटा जी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में जो पढ़ाया गया है वो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में देखो बेटा जी, अब तक थोड़ा सा मैं स्लोअर साइड हूं, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआती लेक्चर है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यहां भागम भाग करूं, क्योंकि शुरुआत में अगर ये लाइन वाला चीज आपको ढंग से समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो बेटा जी इंपॉर्टेंट चीज लाइन ही है बेटा जी, लाइन और प्लेन, बहुत क्वेश्चन आता है बेटा जी इन पर, ठीक है ना। बाकी डॉट और क्रॉस में तो आप पहले से ही काफी कुछ कंफर्टेबल हो, ठीक है ना, वहां पर कुछ खास बड़ा पढ़ाने का नहीं है, लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये लाइंस हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं इन पे इतना टाइम खराब कर रहा हूं। एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो पॉइंट एज्यूम करने वाली बात हो, चाहे वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाली बात हो, चाहे लाइन की डिफरेंट फॉर्म लिखने वाली बात हो, तो इसलिए मैं यहां पर बहुत टाइम ले रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बड़ी मजेदार और टफ चीज आने वाली है बेटा जी, ठीक है ना, लेकिन वो आपको टफ नहीं लगेगी, क्योंकि आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो वो बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए गुड बाय, थैंक यू।